हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is male reproductive system in human. There is a male reproductive system in human. The reproductive system in a male consists of flowing organs, a pair of testes, a pair of epithelium, a pair of vasa deferens, and singular vasa deferens is urethra, penis, and oscillatory gland. That is important for the a male reproductive system in human. That is shown in this figure. So here show this figure. There is a bladders, exhausted ducts, posterior gland, external urethra, and also present is a penis, internal urethra, external tissue, repush and gland penis, and the uterus, ambula, semivascular levels, urethra gland, vasa deferens, epithelium, testis, parietal sac. There is a male reproductive system, very simple. A male reproductive system here present in this diagram. There is a very easy. Here is the first of all of testes. Testes is a singular testis are depicted in a other male gland. In the adult male, each testis is approximately 4 to 5 centimeter long and about 12 gram in weight. And testes are extra abdominal that is present outside the abdominal in a pouch made up of skin and connective tissues called parietal sac, and scrotums that is hung in the regions between to the leg. Here show the testis of digital diagram. Here the testicular lobes is a present reticulus testis, tuberous recto, semiferens tubers, and tunica abelinea. It is a present, and there are two utera and the head of epitheliums was a differential and base of epidemials, and the was difference is here. There is digital diagram here. The scrotum is an act of the thermoregulator. A scrotum is an act of thermoregulator. It's helped in a maintain of temperature of the testis
at about 2 to 3 Celsius lower than to the body temperature. There is the most important here. There is a temperature of testes about 2 to 3 Celsius lower than to body temperature. This temperature is suitable for the development of sperm. There is no suitable temperature. There is not development of the sperm. And anatomically, there each testis is enclosed to the capsule. There are white fabrics. Connective tissue is called tunica, is abluzinia, and the each testis has a several highly coiled tubulus called is a semiference tubulus, and there is a sperm are produced. Between there is a cell. The semiference tubulus is the connective tissue and which contain a clamps of the industrial cells, and also this is called Leydig cells. These cells is great to the testosterone. There is a male sex hormone. Testosterone. There is a male sex hormone, and testosterone is maintained to the primary and secondary sexual character in a male. There is a most important is a role here is a testosterone is a hormone in a human body. And next is the epithelium. The epithelium is here. It is a long, highly coiled tube which is the remains attached to the testis and lies between two for the coital sac. Epithelium store a spermatozoa. Sperm is a spermatozoa is a sperm and they are served to the passes for their transport for their testis. And third is a vas deferens is a sperm duct. It is also called the sperm duct is a vas deferens, and the epidermis is a continually as a vas deferens. It is enter to abdominal cavity and pass over the urinary bladder and join. There is a duct of seminal vascular form to the ejaculatory duct. The ejaculatory duct is open into the urethra, and the urethra here. The urethra is there is the male is about of 15 to 20 centimeter long and differentiate in the three parts. Anterior posterior part which is passed through the posterior gland, a medullus membranous part, and the posterior penile part is a pass through the capillary organ. The penis uterus is a function as a passes from the both semen and urine. There is a most important there is a pass out of the semen and urine here on this penis. The penis is the most important part of human organ. There is a penis is the cylindrically spongy and the muscular and the highly vascular supplied with the blood vessels. And cavity organs of male, the uterus is run through their central and serve as a common passage for urine and semen here. Their semen is the most important for the fertilizations. As during sexual excitement of the spongy tissue get filled up with the blood and making it erect and stiff externally. There is a penis is covered by the skin. The tip of the penis is soft and highly sensitive. It is called glans penis. It is covered by the loose as a fold skin called to prepuce which can be detected. A function of various male part of given here. There is the organs and function. The important function of the male reproductive organ here in a human. There is the organs and function. The seminiferous tubulus is the test is a producer sperm. There is a function of producer sperm. And epidermis is here. Store the sperm is available there but malleable state. The sperm duct was difference. A contraction will help to the passage of sperm into the uterus during the conjugulations. And semen vascular and posterior gland here. The semen and vascular is the posterior gland. They secrete the fluid which is the attractive and more nodulousness is the sperm. And urethra is the contractions expels the semen from the penis during the conjugulations, and uterus also carry urine to extractor. And the penis contains spongy tissue and serve as the capillary organ. दोस्तों हमारे पास जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, इंसानियत यानी इंसानों में नर जनन तंत्र कैसे है, मानवों में नर जनन तंत्र का क्या कार्य है और उसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र। कहते हैं नर जनन तंत्र में अंगे होते हैं यानी मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इंसानों में, कहते हैं एक जोड़ी भूषण होती है, एक जोड़ी अधिभूषण एवं जोड़ी जो है शुक्रवाहक होते हैं, और मूत्र मार्ग और श्वसन तथा सहायक ग्रंथि भी उपस्थित होते हैं। यहाँ कई वर्ड जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम भी देखना चाहो तो डायग्राम में आप देखोगे कि किस प्रकार किसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है।
देखिए हमारे समक्ष जो है बहुत ही साधारण डायग्राम प्रस्तुत है, जिसको आपको बनाना और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मूत्राशय आपको दिखेगा, स्थानीय वाहिकाएँ भी दिखेगी और प्रोस्टेटिक ग्रंथि दिखेगा, बाहरे मूत्रमार्ग भी दिखेगा और श्वसन भी आपको नजर आएगा। अंतः मूत्रमार्ग और अग्र ऊतक और श्वसन मुंड भी आपको दिखेगा। मूत्र नली भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ से यूरियन बनती है। एम्पुला भी दिखेगा, शुक्राशय, कंदपुत्पत्र ग्रंथि और शुक्रवाहिना और एपिडेर्मिस, अधरभूषण और भूषण कोश भी आपको नजर आएगा। तो ये टेस्टिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिस की अपनी एक कार्य है। देखते हैं आज यहाँ पर टेस्टिस के क्या कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है, और क्या ये फंक्शन अपना करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा भूषण ही है, टेस्टिस ही है, जिसको हम एक वचन यानी टेस्टिस कहते हैं। भूषण नर जनन ग्रंथियों में जनन ग्रंथ है और एक वयस्क नर में प्रत्येक भूषण लगभग जो है 4.5 सेंटीमीटर लंबा एवं 12 ग्राम भारी होता है। यानी इसका जो लंबाई अगर देखोगे तो 4.5 ही सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका भार जो होता है कम से कम 12 ग्राम होता ही है। ये उद्वक्त अथवा उदर से बाहर त्वचा संयोजित ऊतक की बनी एक थैली के भीतर स्थित होती है, जिन्हें भूषण कोश भी कहते हैं। भूषण कोश सामान्य नाम अंडकोश, पोयता या टांगों के बीच में लटका रहता है, ठीक है। इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहो तो डायग्राम इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारे पास डायग्राम आ गया टेस्टिस का, यानी भूषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना हमारे समक्ष है, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसमें भूषण लोब्यूल्ड, रेडियल भूषण, ट्यूबली, रेक्टी, शुक्रधर नालिकाएं और जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी आपको दिखेगा। शुक्रवाहिनी, अधभूषण, एपिडेर्मिस के आधार, शुक्र अवाहिका, एपिडेर्मिस शीर्ष और मूत्रमार्ग नजर आएगा। ये बहुत डिजिटल है, यहीं पे जो है शुक्राणु बनता है और शुक्राणु जो है वासा डिफरेंस के रिगार्डिंग जो है आगे जो है फीमेल बॉडीज़ में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसकी और भी विशेषता है, तो विशेषताओं को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भूषण कोश एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है, यानी थर्मोरेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ये आपको समझ होनी चाहिए। कहते हैं ये भूषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 सेल्सियस नीचे बना रखता है, जो तापमान शुक्राणु के प्रवर्धन के लिए अनुकूल होता है। अगर आप यहाँ समझना चाहोगे तो बात ये आपको याद रखना होगा कि आपने सर्दी में भी देखा होगा, जो भूषण कोश होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो बाहर लटके हुए नहीं रहते। कारण ये होता है कि ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं। अगर ये टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल होगा टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं। और ये आपको कहने से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये स्वयं करेंगे, क्योंकि इनको शुक्राणु को बचाना होता है। कहते हैं शुक्राणु जो होता है हमारे बॉडी के 2 या 3 सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो यही बात उन व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है जो कि बहुत ही ताप में काम करते हैं, तो उनका जो स्पर्म होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो जो है जीवित नहीं रहते हैं। जब लेबोरेटरी में अगर आप इसको चेकअप करोगे, टेस्ट करोगे, लेबोरेटरी में डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें बहुत से जो स्पर्म होते हैं डेड अवस्था में ही पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसको चेकअप कराएं, जांच करवाएं, तो पता लगता है कि बहुत से स्पर्म जो रहेंगे मरे हुए नज़र आएंगे। रीज़न ये होता है कि जो व्यक्ति धूप में अधिक काम करते हैं उनके टेस्टिस जो होते हैं उसमें कोई स्पर्म जो होता है सही कंडीशन नहीं मिल पाता है, टेम्परेचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं डेड अवस्था को चले जाते हैं। तो इसलिए जो है शरीर के तापमान में भूष्ट कोश जो होती है हमेशा मेंटेनेंस करती रहती है। जैसे ही सर्दी आता है ये बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही आपको गर्मी महसूस होता है, गर्मी के मौसम आता है, वो ढीला पड़ जाता है और लटक जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर जो है शुक्राणु को उसको बचाना होता है और शुक्राणु इसी कंडीशन में बच भी सकता है। कहते हैं सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक भूषण जो है श्वेत तंतु युक्त संयोजित ऊतक एक समुट में बंद रहती है, जिसे हम श्वेत कंचुक यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। प्रत्येक भूषण में अनेक अत्यधिक कुंडलित नालिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नालिकाएं यानी सेमी फेरेंस ट्यूबुलस भी कहते हैं। आप चित्र में भी देखोगे जहाँ पर शुक्राणु नियमित होते हैं। शुक्रजनक नालिकाओं के बीच में संयुक्त ऊतक विद्यमान होते हैं, जहाँ अंतरालीय कोशिकाओं के गुच्छे स्थित होते हैं, जिन्हें हम लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। आपको पता है कि जो पुरुषों में हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो है पूरे जो है इनके जो टेस्टिस का कंट्रोल होता है और इसमें स्पर्म उत्पन्न करने में या कितना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो है टेस्टोस्टेरोन का योगदान होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में प्राथमिक एवं जो है गौण
लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, यानी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो आपको जो पुरुषों में बदलाव दिखता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, बॉडी का जो होता है काफ़ी विकास हो जाता है, तो ये सब कारणों जो है दाढ़ी मुंचाना सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही संभव होता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन न रहे तो आपको पता है कि मूंछ दाढ़ी आना संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके पश्चात है अधिभूषण यानी एपिडर्मिस। देखिए, प्रत्येक अधिभूषण एक लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है जो भूषण से जुड़ी हुई होती है और जो है भूषण कोश के अंदर विद्यमान होती है। अधिभूषण में शुक्राणु संचलित रहते हैं, यानी यहाँ पर ही जो है शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। अधिभूषण शुक्राणु के भूषण से परिवहन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। अधिभूषण जो याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है स्पर्म को जाने के लिए आगे एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। उसके बाद शुक्रवाक यानी वास्ट डिफरेंस कहते हैं इसको। वास्ट डिफरेंस जो होती है प्रत्येक अधिभूषण के नली के रूप में एक शुक्रवाक नालिका होती है, यानी इसे एक आप नली के रूप में भी जान सकते हो। ये मूत्राशय के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़कर उदर के भीतर पहुंचता है और शुक्राशय और वाहिकाओं में मिलकर क्षणीय वाहिका यानी कॉन्जेक्युलेटरी ड्रग का निर्माण करती है। कहते हैं क्लत्रिनीय वाहिकाएं जो मूत्रमार्ग में खुल जाती है, जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है वहाँ पर ये खुल जाती है। तो इसका भी अपना एक वाटर डिफरेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो होता है स्पर्म जो होती है, सीमेन जो होती है वो बाहर आती है। उसके पश्चात है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। देखिए दोस्तों, नर मूत्रमार्ग लगभग जो कहते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा व 3 भागों में विभाजित होती है। अग्रवर्ती प्रोस्टेटिक भाग जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ता है, एक मध्यवर्ती झिल्लीदार भाग और पश्चवर्ती शिशन भाग से मैथुन अंग निष्कर्षण यानी जो है कॉपुलेट्रिस और गलसेशन पेनिस से होकर गुजरता है। मूत्रमार्ग शुक्र एवं मूत्र दोनों के लिए मार्ग का कार्य करता है। याद रखना दोस्तों कि ये शिशन जो होती है ना, ये मूत्र मार्ग और जो सीमेन होती है ये दोनों का ही मार्ग होता है। इसी के थ्रू जो है सीमेन और जो है आपका मूत्र बाहर निकलता है, यानी यूरिन बाहर निकलता है। अब हमारा जो है पेनिस यानी शिशन। देखिए, शिशन एक बेलनाकार स्पंजी पेशी और अत्यधिक संभार रुधिर वाहिकाएं युक्त नर मैथुन अंग होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो होते हैं ब्लड होते हैं। ब्लड कारण ये होता है कि इनको कई जगह विभक्त होने की आवश्यकता होती है। तो ये जो होते हैं काफ़ी इसमें ब्लड वाहिकाएं युक्त होती है। मूत्र मार्ग इसके केंद्र से होकर गुजरती है और शुक्र और मूत्र यानी जो सीमेंस और जो यहाँ पर यूरियन होते हैं दोनों के लिए ये साझा पथ का कार्य करती है। लैंगिक उत्तेजना के दौरान स्पंजी ऊतकों में रुधिर भर जाने से यह कड़ा एवं खड़ा सा हो जाता है, क्योंकि रुधिर का ये सारे कार्य होते हैं। अगर ब्लड न हो तो ये कड़ा और खड़ा होना इसके लिए संभव नहीं है। बाहरी रूप से शिशन त्वचा के ढका हुआ रहता है। शिशन का जो है शीश नरम एवं अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसे हम शिशन मुंड भी यानी ग्लैंस पेनिस भी कहते हैं। ये त्वचा के एक ढीले बल्ले से ढका हुआ रहता है, जिसे जो हम शिशन गंडक्ष कहते हैं। ये जो है संकुचनशील होते हैं। नर जनन अंग के विभिन्न भागों के कार्य नीचे कुछ दिखाए गए हैं, जिसको आप टेबल में समझ सकते हो कि जो है नर जनन अंग की क्या खासियत है और क्या इनकी विशेषताएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है नर जनन अंग की कुछ विशेषताएं दिया गया है। सबसे पहले इसमें है जो भूषणों में शुक्रजनन नालिकाएं। इसका क्या कार्य होता है? शुक्राणु उत्पन्न करना, यानी शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है? भूषण में शुक्रजनन नालिकाओं में होती है। उसके बाद अधिभूषण यानी एपिडाइमिस। इसमें जो है शुक्राणुओं के जीवन क्षम लेकिन निश्चल अवस्था में संचलन होती रहती है। उसके पश्चात शुक्रवाहिनी यानी शुक्रवाहक। स्तन के समय संकलन की सहायता से शुक्राणु मूत्रबार में प्रवेश करते हैं। तो ये होता है शुक्रवाहिनी के कारण और रास्ता ही के कारण होता है। उसके बाद शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य करते हैं? ये तरल स्वायत्त करता है और जो शुक्राणु को सक्रिय करता है और पोषण प्रदान भी करता है। तो ये जो है शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। उसके पश्चात है मूत्रमार्ग। इसका संचलन शुक्राणु के संचलन के समय श्वसन के बाहर निकलता है। यह मूत्र को भी बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। श्वसन इसमें स्पंजी ऊतक विद्यमान रहते हैं जो मिथुन अंग का कार्य करते हैं। देखिए, श्वसन में जो होता है एक स्पंजी लाइक होती है और ये मिथुन के अंग का कार्य भी करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ श्वसन का कार्य होता है। The head is the organ associated with their human male reproductive system. The first accessory is gland here. The accessory gland include seminal, vesiculus, prostatic gland, and Cowper's gland. The seminal is a vesiculus here. A pair of seminal vesiculus are present at the base of the urinary bladder. The seminal vesiculus are stored sperm that descend from the testis and secrete a seminal fluid. The seminal fluid is a viscous fluid which is provided to the nourishment to be a sperm.
and this secretion from about 4 to 80% of the ejaculate of semen through out of the penis. And the next is the prostate gland. The prostate gland is surrounding the first part of the urethra. It is secrete an alkaline fluid which is the discharge into the urethra. This is the fluid keep a sperm alive and help them to swim with goal is secretion of prostate gland from about 5 to 3% of the ejaculate. And the corpus gland and the bulbourethral gland. There is the Peyer's gland is that is below their prostate gland and joined to urethra at a short distance from their prostate gland. Carl-Spears gland is secret of white viscous alkaline secretions remaining mucus which act of the lubricant. That is the most important for the cusp for hair. The next is a spermatozoa and the semen. There is a process of formation of sperm is a term spermatogenesis. Is the spermatozoa are male gamete produced by their testes. A statutory human sperm has a three main part: head, neck, tail. Their tips of a sperm is covered by their cap-like structure. Acrosomes is which help to the sperm to the penetrate inside the eggs during fertilization. The structure of human sperm is given below. So here show the structure of human sperm. Their human sperm is a long of tail and flagellum and mitochondria also present here. And centroid nucleus acrosome containing enzyme and the head. Mapipis. The head is the most important on the fertilization of the egg. There is a tails as a cut on their head. The spermatozoa is immortalized when the story in the epidermis but get activated in the nomotas by the secretion from the necessary reproductive gland is the male. The secretion of the various is a accessory gland along with their sperm from the semen. The sperms are released in a million. In the concentration about 2 into 10 is 8 sperm. Mean there is 20 crores sperm present of first time here. The sperm are discharged is a 20 crore sperm discharged for the one time. The sperm when they reduce into the vagina of female move with their speed of 2 mm minute in the side of body of female. They are showing the course of sperm from the production in the testes to the reach the urethra is penis. The semiferous tubulus is a test producer sperm. And the ghost ways to sperm pass the vas deferens through the network of tubules. And sperm stored in the epidermis is the valves but in motile states. And there also goes way to the vas deferens is a sperm duct. And the 8 is urethra in a penis. The course of the sperm in the male. तो यहाँ पर जो है मानव जनन तंत्रों में संवर्धन अंग क्या कार्य करते हैं और इसका क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम हर एक अंग का हर एक सिचुएशन का जो है यहाँ पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर एक मुहिम चलाता है जिसको आपको बताना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि आपको जो है आपको जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है वीडियो को, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों को उठाना चाहता है, उन बच्चों को जो है अपने साथ लेके चलना चाहता है जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको जो है टीचर भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए त्रिपाण सेंटर हमेशा अग्रसर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वो बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आपको भी अपना कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप पे लगाएं, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी लाभान्वित हो। और ये ना कहें कि उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके साथ देने के लिए त्रिपाण सेंटर ने ही ये मुहिम चलाया है और इसके लिए जो है हमेशा अग्रसर रहते हैं। और मैं जो है यहाँ मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको आगे रहना है, त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ना है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आपको जो है वीडियो मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो भी आपको प्राप्त होगी, वो भी बहुत साधारण लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो 100% जो है आपके लिए
तरह तरह के जो है क्वेश्चन आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इसको पेस्ट करना है। तो सोचना नहीं, जल्दी कीजिए दोस्तों, इसको कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मानव नर तंत्र में संबंध अंगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सहायक संग्रंथियाँ। अब कुछ जो होती है, आपको पता है इंसानों में कुछ ग्रंथि जो होती है सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। सहायक ग्रंथियों में अंतर्गत शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर जो है ग्रंथि आती है। तो ये सारे ग्रंथि जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय का एक जोड़ा मूत्राशय के आधार पर विद्यमान होते हैं और ये शुक्राणुओं का संचालन करते हैं जो कि भूषण से निकलते हैं और शुक्राशय तरल पर स्वेत करते हैं। शुक्राशय तरल जो है श्यान यानी विस्कोस तरल होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो याद रखना, विस्कोस जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये श्वेत शीशन के स्थलीय शुक्र शीशन से बाहर निकलने वाला शुक्राणु का जो है 40 से 80% भाग ही वो होता है। यानी ये जो विकल्प जो होता है 40 से 80% इसी चीज़ों का होता है। उसके पश्चात है पुरस्थल ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं मूत्र मार्ग के पहले इन भाग के चारों ओर से घिरे हुए रहती है और ये एक क्षारीय तरल का जो है स्वेत करती है जो मूत्राशय में विसर्जित होती है। यह तरल शुक्राणुओं को जीवित रखता है और उन्हें तेजी से तैरने में भी सहायता का प्रदान करता है। पुरस्थ ग्रंथि श्वेत स्थिल पाठ का जो है 3 से 5 से जो है 30% भाग होता है। तो पुरस्थ ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। ये स्पर्म को तैरने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही संभव हो सकता है। उसके पश्चात है कॉपर ग्रंथि या कंद मूत्रमाशय ग्रंथि। देखिए, ये जो है मत जोड़ी होती ग्रंथि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे विद्यमान रहती है। याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे रहती है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के उस भाग से थोड़ी दूरी पर मूत्रमार्ग से मिलती है जहाँ पर यह मूत्रमार्ग से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। काउपर ग्रंथि एक सफ़ेद श्यान क्षारीय श्वेत निकालती है जो श्लेष्मा सा होता है और स्नेह का कार्य भी करता है। देखिए, कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है यानी वो मिथुन करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें जो है कुछ श्लेष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हम स्नेहक कहते हैं यानी लुब्रिकेंट कहते हैं। तो ये लुब्रिकेंट क्या करता है, पूरे ही शीशन को यानी जो है स्पर्म को जो आप शीशन को क्या करता है, पूरी तरह से जो है चिपचिपा बना देता है जिससे जो मिथुन आसानी से किया जा सके। तो ये श्लेष्मा स्नेह ग्रंथि कार्य ही होता है, यानी कॉपर ग्रंथि का एक कद जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ निभाता है। तो ये क्षारीय श्वेत निकालती है जो कि इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ या शुक्र भी कहते हुए है। कहते हैं शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्रजनन यानी स्पोटोजोइसिस कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोजोइस कहते हैं। तो ये जो शुक्राणु नालिकाओं में होते हैं जो भूषणों के भीतर उत्पन्न होते हैं। संरचनात्मक रूप से जो है मानव शुक्राणु के 3 भाग देखने को आपको मिलेगा। एक शीश, ग्रीवा और गुच्छ दिखेगा, पुच्छ दिखेगा यानी हेड, ग्रीवा और जो है इसका टेल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मानव शुक्राणु की संरचना कैसे है। इसी प्रकार के शुक्राणु होते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होती है सेम इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको बहुत लंबे जो है इसके दिखेंगे, टेल दिखेंगे। टेल जो होती है उसको तैरने में हेल्प करता है। जब ये फीमेल के बॉडी में जाता है तो तैरने में इसको हेल्प करता है, तभी जाके ये ओवरी तक पहुंचती है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, कसाब भी होता है, मध्य खंड भी होता है, शीश भी होती है। जब कहते हैं फर्टिलाइज एग होता है उस समय जो है ये पूंछ होती है कट के निकल जाती है। कहाँ से निकलती है, केंद्रीय स्टूलोल से ये आप कट जाती है और सिर्फ जो होता है ये ओवरी के अंदर जो होता है इसका शीश स्थल ही जाता है, यानी शीश के ही एंट्री होता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी यही जाके वहाँ न्यूक्लियस बनाता है और यही जो होता है क्लीवेजिंग करके जो एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो स्पर्म की जो है पूरा डायग्राम है जिसको आपको समझना बहुत ही आसान है। यानी ये मानव शुक्राणु संरचना का जो है एक विस्तृत डायग्राम है। कहते हैं शुक्राणु का शीश एक टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है। इसे जो है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं, जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। मानव शुक्राणु संरचना जो है आपने भी देखा, कहते हैं शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। देखिए, शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर ये गतिहीन होते हैं, कोई गति नहीं करते हैं, लेकिन नर की
सहायक जनन ग्रंथि को श्वेत की सहायता से ये सक्रिय एवं गतिशील हो जाते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो ये अगर फीमेल के बॉडी में जाता है तो ये बिल्कुल ही मरा सा रहता है, और वहाँ पर जो होता है फीमेल की जो पावर होती है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तब जाके ये एक तक पहुँचता है, और एक तक पहुँचने में इसका टेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। शुक्राणु के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रोतों के साथ मिलने से शुक्राणु का निर्माण होती है। शुक्राणु मिलियनों में होती है, यानी 1 मिलियन 10 लाख की संख्या में निर्मित होती है। एक कण के लगभग, देखिए एक कण अगर हम लेते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं तो उसमें देखिए कितना होता है, 20 जो है करोड़ से अधिक जो है शुक्राणु विसर्जित होते हैं। तो इतना सारे होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होना संभव होता है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। कई व्यक्ति जो होते हैं फादर नहीं बनते हैं, रीज़न इसका यही होता है कि उनकी शुक्राणु की जो काउंटिंग होती है कम होती है। कहते हैं जब तक उसकी काउंटिंग अधिक नहीं होगी, क्योंकि उनमें से एक को ही प्रवेश करना है, तो अधिक अमाउंट में रहेगी तभी जाके वो प्रवेश करेगा। आपने ये चीज़ें मछलियों में भी देखा होगा कि मछली भी जो होती है अंडे लाखों करोड़ों में देती है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे जो है जीवित रह लेते हैं या उनका जो है आगे वृद्धि हो पाती है। सेम मनुष्य में भी होता है, शुक्राणु के रूप में जो है करोड़ों के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकलता है और उसमें सिर्फ एक का ही प्रवेश होता है, यानी एक ही जो है संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है, ठीक है, कि हर इतने सारे शुक्राणु में सिर्फ एक शुक्राणु जो है अंड से निषेचन कर पाता है। कि शुक्राणु विशेष करते हैं, ये जो शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रवेश कराते हैं तो ये मादा की योनि के भीतर 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करता है। यानी आप देखिए इसका चाल कितना धीमे होता है, यानी 2 mm प्रति मिनट की चाल से आगे बढ़ता है। भूषण में शुक्राणु के उत्पादन से लेकर उनके सेशन में मूत्र मार्ग तक पहुंचने तक ये क्रम दर्शाया गया है। अब देखिए किस प्रकार जो है ये जो है फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है। देखिए भूषण में शुक्राजनन नलिकाएं शुक्राणु बनाती है, शुक्राणु नलिका के जालक के गुजरते हुए शुक्र वाहिकाओं से पहुंचाते हैं, और शुक्राणु जो है अधिभूषण में संचलित होते हैं लेकिन जीवन क्षम पर गतिहीन हो जाते हैं। यानी मैंने पहले ही कहा था कि ये फीमेल के बॉडी में प्रवेश करते ही गतिहीन हो जाते हैं। यानी जो कहते हैं नहीं, लड़के जो होते हैं बहुत कूदते हैं, बहुत अपने आप को तेज़ दिखाते हैं, लेकिन इनका जो स्पर्म होता है फीमेल के बॉडी में जाते ही बहुत कमज़ोर हो जाता है, कोई उनका पावर नहीं चल पाता है। तो इसके पश्चात जो है वाहिकांश शुक्र नलिकाओं में और उसके बाद सेशन के मूत्रमार्ग के द्वारा ये निकलते हैं। तो नर में शुक्राणु का अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। The most important topic here of female reproductive system. This is a concept. It is all 10th class student. The NCERT syllabus of female reproductive system is important for the exam view. The female reproductive system is a consist of flowing organ, a pair of ovaries, pairs of fallopian tubes and uterus, vagina, and extra genitals is the hair. Here showing this picture, there is a very clear picture on the female reproductive system. There is a funnel of oviduct as a cervix area is here, and the vagina is also present, and smooth muscles, endometriums, and the ovaries, and the uterus, and the right oviduct. There is a very simple here diagrams. First of all, come to the ovaries. Ovaries is a pairs on female reproductive organs. There is a pair of ovaries which is the lies is the lower part of the abdominal cavity. One is side of the body, and the ovary produce the ova as also secret of female sex hormone, progesterone, and the progesterone also. There is a process of formation of egg in the ovaries known as the oogenesis. Oogenesis is here. It is a section of the ovary is a cut egg at the various stages of the maturating can be seen. The each eggs began to the primary focalize as a follicular cells, then cover to the egg cavities called antrum. This is a foramen. This is a mature egg called the graphians is a follicle. There is an egg then a get a release ovulations from the ovary and the leaving to empty follicles is called the corpus is a luteum. Here showing this ovary showing the microscopic structure here. There is a most important structure. There is the come to the follicles. There is two present in their size: primary follicles, secondary follicles, and anthraums, and tertiary follicles, and the graphians follicles. They are membranes, grounds, antrum, corona, radicula, zona, pellucidias, and also present of all part of there is so in this picture. There is a most important part ovary in the structure, and also important for the exam view. The next is the fallopian tubes. Fallopian tubes are also called the oviduct. There is
Two oviducts and fallopian tube is the female reproductive systems. The each oviduct about a 10 to 15 centimeter long. The approximately funnel is the shape and the end of the each oviduct lies near to the ovaries and called inflodiums. It is a marriage and wear to the finger-like structure and also called to the fimbriae. The each infundibulum is a containing a thin and coiled tube. It's called oviduct or fallopian tube. Friend here, the infundibulum is a containing a thin coiled tubes called oviduct and fallopian tube. Both fallopian tubes open into the uterus. The uterus is the most important for the female reproductive organ. Their uterus is the pear-shaped. There is a pairs of the shaped and the muscular thick body organ. It's about a 7 centimeter long and 5 centimeter broad and the 2.5 centimeter thin. The walls of the uterus is comprised of three chordates innermost endometriums and the middle is a minometriums and the outermost is the perimetriums. The endometriums layer is usually is supply with the blood vessels and there is a becket is a muscle is closely their lower end of the uterus is where to join to vagina. There is a come to the vagina here. There is the most important part of vagina. Vagina is their organs where the penis is inserted during the coitus sexual act. There is a discharge of the semen. It is the muscular tube about 7 to 10 centimeter length. It is served as their birth canal is during the childbirth and also act as a duct for the passes of the urinary secretions and maturation flow. There is a vagina open to the outside by an opening. The opening of vagina is normally obstructed in the version female by air perforated is a membrane and the hymen is the human female. The uterus and the genital ducts have a separate openings and the function of various female reproductive parts are summarized in given table. Here most important table there is a functions of female reproductive organ in human. The first of all is the organ and second is a function. The first ovary is organ is the manufacturers of eggs. The ovaries is a work for the manufacture of egg and oviduct of fallopian tube is the site of fertilization, transfer fertilize and eggs embryos to the uterus. And the uterus is the inner lining receive a protect and the nourishment of embryos and contain a muscular wall expel baby during to birth. And cervix is the neck of uterus. They produce a watery mucus that is served in the lubricant for the penis and the mediums in which the sperm swing after the conjugation. And there's come to the vaginas that receive the penis during the intercourse and passes the babies during to the birth. And the last is a clitoris, external sensuous organ, the equivalent to be a male penis. दोस्तों हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र कई इंपॉर्टेंट रखता है, कई बार एग्जाम में इसका डायग्राम भी आ जाता है और ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी क्लास के लिए तो है ही है, लेकिन स्पेशली 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये समझना कि जो मादा जनन तंत्र होती है उनकी क्या विशेषता और किस चीज़ से ये जो है अपना कार्य कंप्लीट करती है। अगर देखा जाए मादा जनन तंत्र को तो मादा जनन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। आप देख सकते हो कि एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी फ्लोपियन नालिकाएं हैं, गर्भाशय है, योनि और बारे जनन अंग है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही विस्तृत जो आपका समझ मादा जनन तंत्र प्रस्तुत है, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा इसको, और एग्जाम में जो है डायग्रामेट्रिक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 100% एग्जाम में सीबीएसई वाले डालते हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो है डायग्राम है, बहुत ही साधारण डायग्राम है जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर आप इसमें देखोगे तो अंडवाहिनी किप दिखेगा, आपको गीवा दिखेगा, योनि दिखेगा और गर्भाशय अंतःसतर और चिकनी पेशी आपको नजर आएगा, और जो अंडाशय भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। दोनों साइड जो है दाहिनी अंडवाहिनी और बायां अंडवाहिनी दिखेगा, जहाँ पर जो है एग रिलीज किया जाता है 28 डे के बाद, और आपको गर्भाशय भी दिखेगा, और गर्भाशय के चारों साइड जो है यहाँ पर प्लेजेंटा को जो है ब्लड चेक करने के लिए एरिया बनी हुई है। तो ये जो डायग्राम है बहुत विस्तृत है, बहुत ही अच्छा समझ के लिए है। ठीक है, देखते हैं आखिर इनके जो पार्ट हैं उनका क्या कार्य है और क्या इनका उपयोग है, क्या इनका फंक्शन है।
सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय यानी ओवरी जिसे कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं। जैसे मैंने अभी चित्र में भी आपको दर्शाने की कोशिश किया है कि बाएं और दाएं साइड दोनों साइड जो होती है ओवरी उपस्थित होती है। अंडाशय अंडे के निर्माण करते हैं और मादा लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन का स्वेत भी यहीं से होता है। अंडाशय में अंड के निर्माण के लिए अंड जनन यानी जो ओमोजेनेसिस कहते हैं सो प्रेजेंट होता है यहाँ पर। यदि अंडाशय के एक भाग को काटा जाए तो परिपक्वता के विभिन्न अवस्थाओं के अंडे देखे जा सकते हैं। प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता है। अगर आप सिंपल सी बात अगर यहाँ पर समझना चाहोगे, अगर आपने देखा होगा कोई अगर मादा मुर्गी की अगर वहाँ पर कटा हुआ होता है तो आप देखोगे कि उसके जो है अंडे के छल्ले से लगे हुए होते हैं। एक मैच्योर फॉर्म में होता है, एक अनमेच्योर में होता है, एक स्टार्टिंग स्टेज में होता है। तो ऐसा ही कुछ इधर भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आपके जो है माइंड में जो है ये कहते हैं ओवरीज की जो पूरा स्ट्रक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी बताने की कोशिश किया कि प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता हुआ आपको दिखेगा कि छोटे छोटे पार्टों में ये जो है विभक्त होते हुए नजर आते हैं। पुटिकाएं कोशिकाओं जो है जैसे हम फोलिकुलर सेल्स अंड के अंचरित कर देते हैं, एक गुहिका निर्माण करते हैं जिसे हम कोटर या ग्वार यानी एंटम्स कहते हैं। यह प्रवृत्त अंड ग्राफिकल पुटिका यानी ग्राफियंस फोसिल्स कहलाता है। तब अंड अंडाशय में निमुक्त अंड यानी अंड उत्सर्जन यानी ओवुलेशंस होता है और पुटिका रिक्त हो जाती है, जिसे पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटेमस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ओवरी जो है अंडा रिलीज करती है तो वो आगे जो होती है फर्टिलाइज के लिए चली जाती है और कुछ समय तक वहाँ बैठ के वेट करती है। ठीक है, अगर स्पर्म आता है फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी के जो नालिकाएं होती है यहीं से जो है क्लीवेजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं स्पर्म होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो होता है ये फट जाती है और ब्लड के थ्रू जो है फीमेल्स के बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये कहते हैं 28 डे के अंतराल में होता है। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उसका अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके समक्ष जो है एक अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना दर्शाया गया है। ये बनाना भी बहुत आसान है और आप इसका जो है वर्णन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे जो है एगो का जो बनना यहाँ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो पुट्टिका आपको नजर आएगी, रक्तवाहिका स्लोजन ऊतक दिखेगा और पीत पिंड कार्पस प्लूटम्स भी आपको नजर आएगा और सक्रिय कार्पस स्टिलम्स भी दिखेगा, फटा हुआ ग्राफिकल पुट्टिका भी आपको नजर आएगी। कहते हैं कोरोना डेलिटा जेवना फ्लूडिसिडा और द्वितीय पुटक भी जो है इसमें प्रेजेंट रहती है। साथ में अगर देखना चाहोगे तो एंट्रम यानी कोटर भी दिखेगा आपको, तृतीय पुटक भी दिखेगा, ग्राफिक पुटक और जो एम्ब्रॉय ग्रेनुलोसा है वो भी आपको नजर आएगा। एंट्रम्स कोरोना डेडियोटा और एलक्रियोटा जेनो ब्लियोडल पारदर्शी अंडरावन। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, बट अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से इंग्लिश में भी डायग्राम को याद कर सकते हो। चाहे आप जिस मीडियम में आप पढ़ते हो उसमें जो है आपको ये याद करना बहुत ही आसान होता है। और ये डायग्राम कोई मुश्किल भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही ओवरी का डायग्राम बनाना आसान है, क्योंकि इससे आसान शायद डायग्राम आपको कहीं मिले भी ना। उसके पश्चात हमारे पास दोस्तों है फ्लोपियन नालिका। देखिए, फ्लोपियन नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब का भी अपना एक महत्व है। कहते हैं मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट्स होते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इनका कीपनुमा जो है समीप स्थल सीरा अंडाशय समीप स्थित होते हैं, जिसे हम जो है कीपक या इंडोफोलियम्स यानी इन्फोंडुलियम्स कहते हैं। इसके किनारे पर जो अंगुली के सामान्य प्रक्षेप होते हैं जिन्हें हम झलर यानी फ्लेम्ब्रेंस कहते हैं। प्रत्येक इन्फोड्यूबुलम्स एक पतली और कुंडलित नली यानी अंडवाहिनी के रूप में बनी रहती है और दोनों अंडवाहिनियों को गर्भाशय में खोलती है, यानी दोनों साइड से जो है इसको जो है गर्भाशय में खोलने का कार्य जो है आपको फ्लोपियन नालिका का ही होता है। कहते हैं जब किसी को जो है नसबंदी की जाती है तो इसी फ्लोपियन ट्यूब को काट दी जाती है और बांध दिया जाता है, जिससे कि एक जो है ओवरी तक न पहुंच पाए, यानी गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम न हो। तो यही कार्य जो है किया जाता है। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं हम गर्भाशय। देखिए यूट्रस क्या होती है, गर्भाशय होता क्या है।
तो यहाँ गर्भाशय है, देखिए गर्भाशय जो है नाशपाती की आकृति का, ठीक है, मांसपेशियों और मोटी भित्ति वाला अंग होता है। अगर देखा जाए, अगर आप सिंपली देखे ही होंगे, ये नाशपाती की आकृति की होती है और इसके जो है काफ़ी मांसपेशियाँ जो होती है बड़ी हुई होती है। यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। गर्भाशय की भित्ति 3 परतों से निर्मित होती है। सबसे अंदर की परत को गर्भाशय अंत सतर यानी एंडोमीडियम्स कहते हैं। तो ये आप सतर याद रख सकते हो कि पहला जो मीडियम होती है अंत सतर, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम एंडोमेटेरियम्स, और बीच की परत को गर्भाशय पेशी सतर यानी मायोमीटियम्स कहते हैं, मायोमेट्रियम्स कहते हैं। तो ये भी याद कर सकते हो। और सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते हैं, परिघव हास्य सतर यानी पेरिमेडियम्स। पेरिमेडियम्स भी एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है। कहते हैं एंडोमेटेरियम्स परत में प्रचुर मात्रा में रक्तवाहिनी होती है, यानी यहाँ पर जो है एंडोमेटेरियम्स में दोस्तों देखोगे तो इसमें जो है रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। गर्भाशय के योनि से जुड़ने के स्थान पर एक अवरोधी पेशी यानी स्प्लेंटम मसल्स विद्यमान होता है, जो कि उसका अपना एक कार्य होता है। तो गर्भाशय की आपने मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और इसके कितने भाग होते हैं इसको भी आपने जान लिया। तो आपको याद रखना है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, एंडोमेटेरियम्स, ठीक है, इसको बाद मायोटियोमेटेरियम्स एंड थर्ड जो है पेरिमेटेरियम्स। तो ये तीनों भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। तो ये गर्भाशय के 3 पार्ट है। उसके बाद हमारे समक्ष आता है योनि, जिसे वेजिना कहते हैं। देखिए दोस्तों, योनि जो होती है, योनि वो अंग है जहाँ मिथुन या लैंगिक संगमंगल होता है, यानी यहीं पे भी सेक्स होती है के दौरान सीजन के शुक्र विसर्जन के लिए प्रविष्ट कराया जाता है। यानी यहाँ पर जो है शुक्राणु को विसर्जित की जाती है। यह एक मांसपेशी नली होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये शिशु प्रसव के समय जो है प्रसव नाल का कार्य भी करती है और ये गर्भाशय स्वत्र और आंतरिक राजोधर्म विषमक प्रवाह के छिद्र के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करता है। जब राजोधर्म होती है तो इसी मार्ग से जो होता है ब्लड बाहर बॉडी से निकलता है। कहते हैं योनि एक छिद्र द्वार बाहर से खुलती है, ठीक है। कुमारी कन्याओं में जो है योनि के छिद्र एक छिद्रित झिल्ली लगी होती है, जिसको हम योनि अवस्था भी कहते हैं, यानी कुमार अवस्था भी, कुमारी अवस्था भी कहते हैं। ये योनि जो होती है एक झिल्लीदार झिल्ली से बंद रहती है, ढकी हुई रहती है। योनि छिद्र यानी ह्यूमिनस कहते हैं। महिलाओं में मूत्राशय का जनन प्रसव नली के द्वार अलग अलग होते हैं। स्त्री जनन अंगों के विभिन्न कार्यों का संक्षेप जो है हम यहाँ तालिका जो दिया हुआ है उसमें हम पढ़ेंगे किस अंग का क्या कार्य है। तो योनि का अपना विशेष अंग होता है जहाँ से जो है स्पर्म विसर्जित होती है और यहीं से जो होता है एक नया जीव की उत्पत्ति के लिए कार्यसर होते हैं। और यानी योनि के मार्ग से ही ब्लड का भी स्वत्र होता है। कहते हैं इसी स्वत्र में जो होता है एक झिल्ली बनी होती है, जिसे कुमारी अवस्था को भी नाम दिया गया है। दोस्तों हमारे समक्ष जो एक टेबल आया है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग दिया हुआ है और कार्य। देखिए हमने जो पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो अंगों के बारे में पढ़ा है, अब उसका कार्य प्रणाली के बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही रोचक होगा। देखिए सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है अंडे का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय में ही अंडों का निर्माण होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होता है। उसके पश्चात है अंडवाहिनियाँ यानी फ्लोपियन नालिका। देखिए फ्लोपियन नालिका वो स्थान है निचले स्थल और निषेचन अंडभूषण को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष गर्भाशय। देखिए गर्भाशय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं आंतरिक परम भ्रूण की ग्रहण करती है और उसकी रक्षा भी करती है और उसे पोषण प्रदान भी करती है और मसल स्तूल की संकुलेचन और प्रसव के दौरान शिशु के बाहर निकालने में भी जो है गर्भाशय का ही कार्य होता है। यानी कहा जाए तो गर्भाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जहाँ से जो है बच्चों को बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है गर्भगीवा यानी कॉर्वेक्स। कहते हैं जलीय श्लेष्मा उत्पन्न करती है जिस के लिए एक स्नेहक प्रदान करती है जिसमें सकल परमाणु शुक्राणु तैरती है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है अगर गर्भगीवा की बात देखा जाए यानी गर्भाशय की गीवा गुर्दन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यहाँ से जो है श्लेष्मा उत्पन्न होती है। श्लेष्मा उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि जो योनि को जो क्या करती है ये लुब्रिकेट कर देती है, यानी काफ़ी वो चिपचिपा बना देती है, जिसकी वजह से शिशु जो है आसानी से जा सके और इसमें जो है शुक्राणु तैर सके। तो शुक्राणु के तैरने के लिए ये स्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके पश्चात है योनि यानी वेजिना। देखिए दोस्तों जब मिथुन होती है तो लैंगिक समंगल के दौरान शिशन के ग्रहण करती है, यानी यहाँ पर जो है शिशन जो है ग्रहण किया जाता है। तब प्रसव के दौरान बच्चे को निकलने के लिए भी नालिका का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पर जो है शिशन को जो है प्रवेश करने का द्वार होता है और साथ में जो है बच्चे भी इसी द्वार का जो है उपयोग करते हैं बर्थ के समय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वेजिना होती है।
उसके बाद है भग सिनिका यानी सेट्रोइस। ये बाहरी कामवाले अंग कमांग होते हैं, ये नर शुष्क के तुल्य होते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसका फंक्शन भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। The next topic is mature cycle in a human females. In a human female, the fertilized period is extended from to the age of puberty and about to 13 to 12 year up to the menopause is a 45 to 50 years. There is a menopause at the end of a maturation cycle and the starting to the 12 to 13 years, and their stage of puberty is marked by their appearance of secondary sexual characteristics. The onset of maturation is a female is called Monchis. It is a start at the age of about 11 to 13 years. There are permanent stoppage of the maturation is the female is called menopause. It is occurred at age of about 45 to 50 years. At the time of menopause is the ovulation or maturation stop and the reproductive organ decrease in a size. Between the puberty and menopause is the female reproductive system passes through the regulator monthly sequence of events called to the maturation cycle. During the maturation cycle, on the ovum is matured and released once every 28 days. And however, many of time due to some reason this period may be increased or cellular lining of the utera. With the blood flow in the set off, the process continue to the 3 to 4 days. From to the 5th up to 13 days of the onset maturation cycle growth and maturation of the graphia is a follicle take place. Graphia's process is the finally stage in the maturation of the ovums inside of ovary. It consists of the ovum and the marks of cells surrounding it. Graphia's follicles also produce a hormone estrogen and which stimulate their uterus to prepare itself to receive the ovum. The cells lining the uterus grow rapidly and develop a dense network of blood vessels. Ovulation takes place 13 to 14 days after the onset of maturations. The graphians is the focus is ruptured to the release the ovum. There is cell of the rupture focus from their corpus luteus, which is the secrete the hormones is a progesterone. The progesterone is the most important hormone of female reproductive organ. Their oval reaches to the uteri to the fallopian tube on the 13 to the 14 days and remaining 3 up to the 16 day for 48 to 70 hours. And if the ovary does not receive any sperm during this period, it is started degenerated. And degenerated there is a most maturation cycle. At the end of 28 day, which ovule is rejected among with their uterus is a lining. The mark the started of slowly degenerating on the thickened. There are linings of the uterus and the next maturation cycle. Here show the diagram of maturation cycle here. Here the clear show there is a endometrium is a menstruations and ovulations and the menstruations and the fertilization and implementations. There is an ovaries and there is important part for a female reproductive organs. Here show the graphical stage of non-pregnancy maturation cycle is a 1 to 14 day and the beginning to pregnancy of 14 to 28 day. There is the most important period for the fertilization of 14 to 28 day, but first to 14 days no pregnancy maturation cycle because no egg release in the ovaries. And what happened to the maturation cycle if the ovule receive a sperm and fertilization occur? It is the ovule received sperm and get fertilized. The maturation cycle, maturation and ovulation cases for the long and woman is pregnant. And this because the progesterone is produced or constantly first by the corpus luteus and which the persists in the ovary and later by their placenta. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र यानी मेचुरेशन साइकिल किस प्रकार होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि हम इसमें मेचुरेशन साइकिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर सवाल आता है साइकिल्स। तो साइकिल्स का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक पहिया घुमाव। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर भी इसी मुहिम में जुड़ा हुआ है कि आपको एक चैन बनाना है, सर्कल बनाना है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प
मिल सके। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जो कमज़ोर हैं, जो स्कूल में एडमिशन होता है और टीचर के पास जाते हैं और टीचर उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते मेडिकल, चाहे आप नहीं अच्छा पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम से आए हो। दोस्तों, यहाँ पर त्रिपाण सेंटर उन्हीं बच्चों के लिए अग्रसर है और चाहता है कि वो बच्चे आगे से आगे प्रोत्साहित हों और अच्छे से अच्छे जो है अपना जो है भारत के निर्माण में अच्छा अपना योगदान दे सके। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो बच्चा कहते हैं तकलीफ़ों से आगे बढ़ता है, जो कहते हैं उसके मुसीबतें आते रहते हैं, वही संघर्ष करना जानता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो पौधा जो है हर तरह के जो है प्राकृतिक मुसीबत को झेल लेता है, वही आगे चल के हमेशा आगे तरक्की के ऊंचाई पे बढ़ता रहता है। तो वो बच्चों को इग्नोर मुझे नहीं कर रहा है, मुझे उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तभी मैं जो है कोशिश इतना करता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझा सकूँ। क्योंकि जो भी हो प्रोनाउंसिएशन, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि मेरा वीडियो बनाने का जो कार्य था, जो उद्देश्य था, वो सफल हो गया। तो इसके लिए सफल तब होगा जब आप भी एक साइकिल्स बनाओगे, यानी आप जो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, फिर वो बच्चे दूसरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लाएंगे। इस तरह जो है एक साइकिल बनेगी और उन बच्चों तक मैं पहुंच जाऊंगा बहुत आसानी से जिनको ये वीडियो की ज़रूरत होगी। देखिए दोस्तों, इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करो, आपको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और देखिए, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो तो कोई बंदे आपको इंसल्ट भी करेंगे, बहुत पराकू बन गया है, और कुछ आपके तारीफ़ भी करेंगे, ये मुझे एहसास है। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी की बुराई और किसी को गलत कह देने से आप बुरे और गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि भाई आपने अच्छा काम किया है। तो चाहे जो मर्जी कह ले, पराकू कह ले, जो मर्जी कह ले, हमने अपना कर्म किया है। अगर आपको अच्छा है तो आगे बढ़ाइए। तो यही बात आपको सोचना है कि त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अग्रसर होना है। ठीक है, इसे सोचना नहीं है। अभी जो है जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो, आप क्या करना है, इसके वीडियो के जो कॉपी होगा आपने कॉपी करना है इसके, ठीक है, साइड को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है। सिर्फ इतना सा तकलीफ आपने त्रिपाण एसएससी सेंटर के साथ के लिए करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाने के लिए अग्रसर है, तैयारी चल रही है। तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आप लाभान्वित होगे। ठीक है, ये था आपके लिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पर हम स्टूडियो में अंत चक्र यानी मैच्योरेशन साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक स्त्री में जन्म क्षमता की अवधि यौवन आरंभ जो होती है 12 से 13 वर्ष की होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन साइकिल। लेकिन जैसे वो 45 से 50 वर्ष के आसपास आती है, उनका जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, तभी जो होते हैं 45 और 55 साल के जो महिलाएं होती है, वो काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं यौवन आवरण की अवस्थाएं गौण लैंगिक लक्षण दृष्टिगोचर हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी स्त्री में जो है यौवन आरंभ होता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है उनके शरीर में बदलाव होने लग जाते हैं। कहते हैं मादा में राजो धर्म के आरंभ होने के राजो दर्शन यानी मार्चिस कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना और चिस विज्ञानिक आरंभ कहते हैं, यानी राजो दर्शन कहते हैं। जब मादा में राजो धर्म आरंभ होती है यानी मैच्योरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो ये राजो दर्शन के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे माउंटेन्स कहते हैं। और यह लगभग 11 से 13 वर्ष की अवधि में आरंभ हो जाती है, जनरली देखा गया है। लेकिन आजकल समय बदल गया है, काफ़ी जो है टेम्परेचर बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इनका जो है मैच्योरेशन साइकिल पहले भी हो सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आया है कि 9 साल की बच्ची जो है गर्भवती हुई है। तो इसका मतलब है कि उनमें मैच्योरेशन साइकिल रहा होगा तभी गर्भवती हुई होगी। तो ये बात यहाँ पर 11 लिखा है, लेकिन कहते हैं जर्नली जो है 11 से 13 वर्ष में जो है मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है उसे आरंभ होना होता है। राजधर्म का पुण्य विराम यानी जब ये रुकता है उसे हम राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैंने पल्स कहते हैं। पल्स का मतलब रुकना। ठीक है, राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना पल्स टू बी कैसेस टू विराम, यानी ये विराम की अवस्था में आती है, जो कि उम्र आपको पता ही है कि 45 से 50 वर्ष माना गया है। जब जो है आपको राजो निवृत्ति जो है रुक जाती है, बिल्कुल ही मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं राजवृत्ति के जो समय अंडाशय में जो है स्वयं बंद हो जाता है और जनन अंगों के आकार घटने लगता है, यानी उस समय जो है जनन अंगों का आकार जो है घटने लग जाता है। रीजन यही होता है कि इसमें जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाएगा, तो घटना तो है, स्वाभाविक सी बात है।
कहते हैं किशोर अवस्था का जो है राजवृत्ति के बीच मादा जनन अंगों में नियमित मासिक घटनाओं का एक जो है क्रम चलता ही रहता है, जिसे हम मासिक चक्र या आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये किशोर अवस्था के बाद जो है जब तक ये बंद नहीं होती है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू चलती ही रहती है। कहते हैं अंत चक्र की अवधि में जो है प्रत्येक 28 दिन में एक अंड प्रवृत्त होने निमुक्त होती है, यानी 28 दिन में एक अंडा जो है मुक्त होती है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से यह अवधि घट या बढ़ भी सकती है। जैसे अगर कोई स्त्री बीमार है, कोई अगर फीमेल बीमार हो रखी है या उसमें कमजोरी है, तो याद रखना कि जो ये 28 डे का जो अंतराल है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो जो ये इसमें जो होती है महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है, या जो लड़कियां हैं वो परेशान हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसमें घटना और बढ़ना जो है उनकी कमजोरियों पे निर्भर करता है या उनके हेल्थ पे निर्भर करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ समय के पश्चात आपको डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो वो जो है जन्म देने की क्षमता भी खो सकती है, ये माना गया है। अंतचक्र स्वेद के जो साथ आरंभ होती है, जिसे दौरान गर्भाशय की कोशिका परत रक्त स्वेद के साथ झड़ जाती है, यानी ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया 3 से जो है 4 दिन तक चलती रहती है। कहते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो ये कम से कम 3 से 4 दिन जो है रहेगी। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि ये जो है कई दिन भी रह सकती है, 1 हफ्ता भी देखने को मिला है रह जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है। ऋतुस्राव जो होती है, ऋतुस्राव आरंभ होने से 5 से 13वें दिन तक ग्राफिक पुटके की वृद्धि और परिपक्वता होती रहती है। ग्राफिक पुटक जो है अंडाशय के अंदर एक अंडे का परिपक्व अंतिम अवस्था होती है, जिसमें एक अंडा तथा इसे गिरने वाली कोशिकाओं के जो है सतह ही होती है। कहते हैं ग्राफिक पुटिका एक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन भी उत्पन्न करता है। यानी एस्ट्रोजन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है, वो उत्पन्न करती है जो गर्भाशय के अंडे को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी यही हार्मोन जो होता है अंडे को ग्रहण करने के लिए वो प्रेरित करता है, और इसी की वजह से जो होता है जब स्पर्म एंट्री करता है, गर्भाशय का स्तर बनाने वाली कोशिका तेजी से वृद्धि करने लग जाती है। यानी गर्भाशय के जो स्तर होते हैं वो बहुत काफ़ी तेजी से वृद्धि करते हैं, और वो रक्त वाहिकाओं की एक साधारण जालक विकसित कर लेती है। अंडाशय जो है ऋतुस्राव आरंभ होने के 13 से 14 दिन बाद होती है। यानी ये जो होगा दोबारा दोस्तों 13 से 14 दिन के बाद जो होगा ये आरंभ हो जाती है। अंडाशय सर्ग जो होती है 13 से 14 दिन के बाद जो है वो आ जाती है। ग्राफिका पुटिका फटक से अंडे के निमुक्त करती है, और फटे हुए पुटक के फीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम्स कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्वेद करती है। अंड जो है अंडवाहिनी से होता हुआ 13वें और 14वें दिन गर्भाशय तक पहुंच जाता है। यानी 13 दिन जो होता है कोई एक रिलीज नहीं होता है मैच्योरेशन साइकिल के बाद। जैसे 13 से 14 दिन माह होता है तो एक अंडा जो होता है ओवरी रिलीज कर देती है, और ये रिलीज करके जो है ओवरी के जो है फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है, वहाँ पर वो वेट करती है। कहते हैं वहाँ पर 16वें से दिन से 48 से 72 घंटे तक रहता है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है तो इसका अपक्षय आरंभ हो जाता है। यानी जब अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ से जो होता है वो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाता है, यानी रक्त के रूप में बाहर बॉडी से निकलने लग जाता है। और कहते हैं 28वें दिन के अंत में ये अंड गर्भाशय के स्तर के जो स्वत्र को बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी जो 28वां दिन होता है ये ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह गर्भाशय की मोटे हो गए स्तर के धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ता है और एक नए राजस्वेद की शुरुआत का घोतक होती है। यानी जैसे ये फट जाता है तो शुरू जो है फिर से ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है मेच्योरेशन साइकिल की पूरी प्रक्रिया होती है। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है। तो अंड चक्र का क्या होता है, देखिए अगर कहते हैं अगर शुक्राणु जो है अंडाशय से मिल जाता है फिर क्या होता है, फिर तो जर्नल सी बात है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर अंडा से मिलेगा स्पर्म तो जर्नल सी बात है प्रेगनेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है और उसका निषेचन हो जाता है तो रक्तस्राव अंडाशय स्त्री के जब गर्भवती तब तक की अवधि तक रुक जाती है, यानी तब तक वो गर्भवती हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पहले कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा लगातार उत्पन्न किया जाता है, ऐसा अंडाशय में होता रहता है, और बाद में अपरा द्वारा किया जाता है। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है जब कोई स्त्री टेस्ट भी करती है, चेकअप भी करवाती है, तो इसमें जो है उसका यूरिन लेके हम
जो है 3 बूंद डालते हैं तो इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो लकीर प्रदर्शित हो जाती है। तो ये जो होता है चेक भी किया जाता है। पहले के समय में टेस्ट चेकअप करने का अलग तरीका था, वो मैं डिस्कस अभी नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी बात को यहाँ पर डायग्रामेटिक यानी ग्राफिकल शो करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई गई है। यहाँ पर बताया गया कि 1 से 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी कि सदर अंतर होता है। और जैसे ही 14 से 28 डे के अंतर्गत आता है अंडरोपण स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएशन होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी विस्तृत है, जिसमें आप देखोगे कि राजधुरम स्टार्ट हुआ है, फिर 2-3 दिन के बाद जो है ये बंद हो जाती है, अणसर्ग हो जाती है। इसके बाद जो है ये काफ़ी जो है 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और 14वें दिन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। तो ये डायग्राम बहुत विस्तृत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दोस्तों कहते हैं इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं उनको भी लाभान्वित कीजिए, वो भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे विश्वास है कि दूसरे बच्चों को भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा।